नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आजकल आपने काफ़ी खबरों में, न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। राजनीतिक गलियारे में आजकल यह चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए आज इस वीडियो में हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखने वाले हैं। हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे, इसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे और देखेंगे कि कैसे POK पाकिस्तान के पास चला गया। तो काफ़ी नई चीज़ें आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेंगी। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ब्रिटिश इंडिया जब हमारे भारत के ऊपर अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था तो पूरा का पूरा भारत दो हिस्सों में डिवाइडेड था। एक थे ब्रिटिश प्रोविंस जो डायरेक्टली ब्रिटेन के कंट्रोल में थे, यानी डायरेक्टली अंग्रेज़ों के कंट्रोल में थे। दूसरे थी प्रिंसली स्टेट्स जो डायरेक्टली ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं थे। प्रिंसली स्टेट्स में अपने राजे हुआ करते थे, लेकिन उनमें से अधिकतम राजे अंग्रेज़ों को ट्रिब्यूट पे किया करते थे। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट कंट्रोल था, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। अब 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद होता है तो ब्रिटिश इंडिया में जो ब्रिटिश प्रोविंस थे वो तो सीधे के सीधे डिवाइड हो जाते हैं इंडिया में और पाकिस्तान में। लेकिन क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर ब्रिटिश का डायरेक्ट राज नहीं था, इसलिए अंग्रेज प्रिंसली स्टेट्स को अलो करते हैं कि वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। उनकी अपनी मर्जी है कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या फिर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ये आज़ादी प्रिंसली स्टेट्स को दे दी गई। बहुत सी प्रिंसली स्टेट्स ऐसी थीं जो भारत के साथ मिल गई, लेकिन जम्मू कश्मीर के उस समय राजा थे हरि सिंह जी। इन्होंने इंडिया को नहीं चुना, ना पाकिस्तान को चुना, इन्होंने इंडिपेंडेंट रहना चुना। तो जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जो जम्मू कश्मीर था वो इंडिपेंडेंट था, क्योंकि वहाँ के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने इंडिपेंडेंट रहना चुना। उस समय कश्मीर में मेजॉरिटी मुस्लिम्स थे, 97% मुस्लिम पॉपुलेशन थी और 3% रिलीजियस मिनॉरिटीज़ थी। इसमें मुख्यतः हिंदू थे और हिंदुओं में भी यहाँ पे मुख्यतः कश्मीरी पंडित थे, जिनके साथ 90 के दशक में जो हुआ वो आप सब जानते ही हैं। तो 97% मुस्लिम्स थे और 3% वहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ थी। अब 1947 में कश्मीर के पुंछ में महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ अपराइजिंग होती है। आम जनता उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करती है। प्राइमरीली इस अपराइजिंग के पीछे का जो कारण था वो था वहाँ के पीएजेंट्स के ऊपर लगाया गया प्यूनिटिव टैक्स। प्यूनिटिव का मतलब होता है दंडात्मक। तो ये पीएजेंट्स के ऊपर जो प्यूनिटिव टैक्स लगाया गया था, ये सबसे बड़ा कारण था इस अपराइजिंग का महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ। लेकिन 21 अक्टूबर 1947 को हज़ारों की संख्या में पाश्तून ट्राइब्समैन जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के थे वो जम्मू में इन्फिल्ट्रेट होते हैं, यानी जम्मू में आ जाते हैं। इनको पूरा का पूरा सपोर्ट था पाकिस्तान आर्मी का। इनका जम्मू में आने का कारण क्या था कि जो कश्मीर है उसको महाराजा के रूल से लिबरेट किया जाए, आज़ाद कराया जाए। तो जो प्यूनिटिव टैक्सेस के खिलाफ एक अपराइजिंग चली थी वो सेसेशन में बदल गई, क्योंकि यहाँ पे इनका एम था कि कश्मीर को लिबरेट किया जाए महाराजा के रूल से। अब स्टार्टिंग में महाराजा हरि सिंह जी के जो सोल्जर्स थे उन सोल्जर्स ने इन्हें अवॉइड करने का, यानी रोकने का और पीछे भगाने का प्रयास किया। लेकिन क्योंकि इनको पाकिस्तान आर्मी का पूरा सपोर्ट था, इसलिए इनके पास मॉडर्न आर्म्स और एमुनिशंस थे, मॉडर्न आर्मामेंट्स थे और इसीलिए इन्होंने 24 अक्टूबर 1947 को पूरे के पूरे पुंछ का कंट्रोल जो है वो अपने पास ले लिया। और जो महाराजा के सोल्जर्स थे वो इस रिबेलियन को अवॉइड नहीं कर पाए, वो इसको नहीं रोक पाए। अंततः 24 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह जी ने भारत से मिलिट्री की असिस्टेंस मांगी कि हमें मिलिट्री की मदद दी जाए। असिस्टेंस का मतलब होता है मदद करना। अब यहाँ पे हमारे भारत ने यह कहा कि हम आपको मदद देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है कि आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है इसको साइन करना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब ये था कि जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थीं उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराया गया कि अब हम भारत का हिस्सा हैं। तो यही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है ये महाराजा हरि सिंह जी को साइन करने के लिए कहा गया। महाराजा हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया और उन्होंने 3 मुख्य सब्जेक्ट्स, एक तो डिफेंस का कंट्रोल, दूसरा एक्सटर्नल अफेयर्स और तीसरा जो कम्युनिकेशंस है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिए। तो जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था तो कश्मीर के 3 सब्जेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आए। एक तो था डिफेंस, दूसरा था एक्सटर्नल अफेयर्स और तीसरा था कम्युनिकेशंस। अब जैसे ही महाराजा हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, इंडियन ट्रूप्स को एयरलिफ्ट किया जाता है श्रीनगर में। वहाँ पर पाकिस्तानी बैक जो रिबेलियंस थे या जो मिलिटेंट्स थे उनके साथ युद्ध होता है। वहाँ से पाकिस्तान की आर्मी भी युद्ध में कूद पड़ती है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फुल फ्लेज्ड युद्ध होता है और भारत उन टेरिटरीज़ को जो उन रिबेलियंस ने कब्जा करी थी उनको छुड़ा लेता है।
अभी युद्ध चला ही होता है कि यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इंटरफेयर करता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी गवर्नमेंट जो थी उन्होंने यूनाइटेड नेशन का रुख किया और वहाँ पे यूएन का एक रेजोल्यूशन आता है कि अब जहाँ पे इंडियन आर्मी है वो इंडिया का हिस्सा रहेगा, पाकिस्तान आर्मी जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। तो उस समय जिस एरिया में पाकिस्तान की आर्मी थी वो बना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, POK। तो इससे पहले ये हमारे इंडिया का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब हरी सिंह जी ने डिसाइड किया कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, उसके बाद उनके खिलाफ अपराइजिंग होती है। पहले कहा जाता है कि ये पीएजेंट्स की अपराइजिंग है क्योंकि वहाँ पे प्यूनिटिव टैक्स लगे हैं, लेकिन बाद में कुछ मिलिटेंट्स, कुछ रिबिलियंस आते हैं, वो जम्मू में एंटर हो जाते हैं, उन्हें रोकने का प्रयास किया जाता है हरी सिंह जी के सोल्जर्स के द्वारा। लेकिन क्योंकि ये जो रिबिलियंस थे, ये जो मिलिटेंट्स थे, अब हम इनको मिलिटेंट्स ही कहेंगे क्योंकि अगर ये रिबिलियंस होते तो ये सेसेशन की बात नहीं करते। तो ये जो मिलिटेंट्स थे इनको पाकिस्तान की आर्मी का पूरा सपोर्ट था, इनके पास हाईटेक वेपन्स थे, तो इसलिए हरी सिंह जी के जो सोल्जर्स थे वो इसे अवॉइड नहीं कर पाए। अंततः उन्होंने पूंछ को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। उसके बाद हरी सिंह जी ने भारत से मदद मांगी, भारत ने कहा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करिए, हरी सिंह जी ने साइन किया और उसके बाद इंडियन ट्रूप्स को श्रीनगर भेजा जाता है। वहाँ पे युद्ध होता है, वहाँ से पाकिस्तान की आर्मी भी युद्ध में कूद पड़ती है, दोनों के बीच में युद्ध होता है। कुछ एरियाज जो पाकिस्तान के कंट्रोल में थे उनको छुड़ा लिया जाता है और फिर यूएन की इंटरफेरेंस होती है और फिर जो POK जहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी थी वो पाकिस्तान में चला जाता है और वो बन जाता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये POK के बनने की एक स्टोरी है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये हमारा भारत है, ये है जम्मू कश्मीर, ये है लद्दाख, ये है एक्साई चिन और ये है गिलगित बाल्टिस्तान का रीजन, ये है आपके पास POK। अब यहाँ पे जो रेड कलर की आपको दो लाइनें दिख रही हैं ये है हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर। सबसे पहले ये आता है LOC और ये आता है LAC। अब यहाँ पे आपको ये एरिया दिख रहा है जहाँ पे मैंने ना रेड कलर की ये आगे एक्सटेंड करी है लाइन और ना ही किसी और कलर की लाइन बनाई है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन बेसिकली ये आप मैप को देखिए, ये हमारा भारत है, ये लद्दाख जम्मू कश्मीर जो कि भारत का ही हिस्सा है, ये आ गया एक्साई चिन, ये आ गया POK जो हम मानते हैं कि ये भारत का ही हिस्सा है। अब देखिए POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को एडमिनिस्ट्रेटिवली दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक आता है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है गिलगित बाल्टिस्तान। जम्मू एंड कश्मीर को आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर भी बोला जाता है और इसको आज़ाद कश्मीर भी बोला जाता है पाकिस्तान में। आज़ाद कश्मीर जो है इसको आज़ाद कश्मीर इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1974 के तहत गवर्न किया जाता है। आज़ाद कश्मीर या आज़ाद जम्मू कश्मीर AJK इनके पास अपना प्रेसिडेंट है, अपना प्राइम मिनिस्टर है, अपनी काउंसिल है, इनके पास अपना अलग फ्लैग है, लेकिन ये जो गवर्निंग स्ट्रक्चर है ये पूरी तरीके से पावरलेस है। इनके पास कोई रियल पावर नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। एक्चुअल में पूरी पावर पाकिस्तान के गवर्नमेंट के पास होते हैं, जितने भी काम है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा ही होते हैं। अब देखिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की पॉपुलेशन की बात करें, आज़ाद कश्मीर प्लस गिलगित बाल्टिस्तान, क्योंकि मैंने बताया कि ये दो हिस्सों में डिवाइड है, आज़ाद कश्मीर या आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, दोनों के मिला के पॉपुलेशन को देखें तो 2020 में 52 लाख इनकी पॉपुलेशन है। आज़ाद कश्मीर की कैपिटल मुजफ्फराबाद है, यहाँ पे 10 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, 33 तहसील आती हैं और 182 फेडरल काउंसिल्स आती हैं। अब देखिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का एक हिस्सा शख्सगाम वैली जो कि रक्सम और बाल्टिस्तान का रीजन है, यहाँ पे इस मैप में देखिए मैंने आपको बताया कि ये वाली यहाँ पे लाइन मैंने एक्सटेंड नहीं करी है। तो क्यों नहीं करी है? क्योंकि ये वो एरिया है शख्सगाम वैली का जो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। ये जो रीजन है इसको सेडिड एरिया बोलते हैं या फिर ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट बोलते हैं। तो ये ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट है जिसको पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था 1963 में। अब देखिए ये जो मैप है ये सिंबॉलिक मैप है, ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे बनाया गया है, लेकिन भारत इसको एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि भारत का ये मानना है कि POK पूरा का पूरा हमारे भारत का हिस्सा है जिसको पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती ऑक्युपाई किया है, अदरवाइज़ ये पूरा का पूरा हमारे भारत का हिस्सा है। यही एक कारण है कि जो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे 24 सीटें POK के लिए रिजर्व रखी गई हैं। तो POK हमारा है, आज या कल कभी ना कभी POK भारत के साथ मिल जाएगा, इसीलिए हमने इनके लिए 24 सीटें रखी हैं। इसलिए ये मैप जो आपको दिख रहा है ये ऑफिशियल मैप नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। इंडियन गवर्नमेंट उसको नहीं मानती है, इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि ये हमारे भारत का हिस्सा है और इंडियन गवर्नमेंट का हमारा भी यही मानना है कि POK हमारे भारत का हिस्सा है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट
ये सेडिड एरिया है शाख्सकाम वैली का, जिसे पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था 1963 में। अब देखिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो लोग हैं ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर करते हैं, वही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। यहाँ पे मेज़, वीट, बाकी फॉरेस्ट्री और लाइफ स्टॉक इनकी मुख्य इनकम का साधन है। इस एरिया में लो ग्रेड कोल रिजर्व्स हैं, चॉक रिजर्व्स हैं और बॉक्साइट डिपॉजिट्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इंस्क्राइब्ड वुडन आइटम्स, टेक्सटाइल्स, कारपेट्स, इन कुछ मेन प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रीज इस पूरे एरिया में आपको देखने को मिलेंगी। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं वहाँ पे मशरूम्स हैं, हनी है, वॉलनट है, एप्पल है, चेरीज़ हैं, कुछ मेडिसिनल हर्ब्स हैं, प्लांट्स हैं, रेजिन्स हैं, मैपल है, बर्निंग वुड है। ये कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि पीओके में काफ़ी कम स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पे 72% 72% लिटरेसी रेट है, जो काफ़ी अच्छी बात है। लैंग्वेजेस की बात करें तो पश्तो, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी यहाँ पे मुख्यतः बोली जाती है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के पास अपना सुप्रीम कोर्ट भी है, अपना हाई कोर्ट भी है। अब अगर हम गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें तो गिलगिट एरिया जो है उसको महाराजा ऑफ कश्मीर, कश्मीर के महाराजा ने ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को लीज पे दे दिया था। बाल्टिस्तान की बात करें तो पहले ये वेस्ट लद्दाख प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में 1947 में पाकिस्तान ने इसको ऑक्युपाई कर लिया, जिसकी पूरी स्टोरी हमने देख ली। अब देखिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो काफ़ी पुअर कंडीशन में है। यहाँ पे डेलिब्रेटली जानबूझ के पाकिस्तान जो है वो डेवलपमेंट नहीं करता है ताकि लोग यहाँ के गरीब ही रहें और गरीबी के कारण उन्हें आतंकवाद में ट्रैप किया जाए और उसका यूज़ किया जाए भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए। यहाँ पे गरीबी है, पाकिस्तान जानबूझकर यहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं करता है ताकि ये गरीब ही बने रहें और इनकी गरीबी का फ़ायदा उठाया जा सके, यहाँ के युवाओं को भड़काया जा सके, यहाँ के युवाओं को पैसे दे के आतंकवादी बनाया जा सके और उनका फिर दुरुपयोग किया जा सके भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए। ये पाकिस्तान की नीयत है और इसीलिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग प्रोटेस्ट करते हैं। ऐसी काफ़ी वीडियोस हमें देखने को मिलती हैं जहाँ पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। वहाँ पे कई लोग हैं जो भारत के साथ मिलना चाहते हैं, वो लोग पाकिस्तान की इन नीतियों से तंग आ चुके हैं। अंततः वो भी ये चाहते हैं कि भारत के साथ मिलें ताकि उनके रीजन्स में भी डेवलपमेंट हो, जैसे कि हम कश्मीर में कर रहे हैं, जम्मू में कर रहे हैं। वैसी डेवलपमेंट, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ के लोगों को भी मिले, वैसी एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ के युवाओं को भी मिले और वो भी खाएं कमाएं, ऐसा वहाँ के लोग चाहते हैं। इसीलिए वो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। अब क्योंकि बात कश्मीर की हो रही है तो कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम बांग्लादेश है, जो कि एक देश का नाम भी है। तो कश्मीर की एक जगह का नाम बांग्लादेश क्यों पड़ा, इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, उसे ज़रूर देखेगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हाल ही में कश्मीर के किश्तवाड़ सैफरन को GI टैग मिला है, इसको भी मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। इन दोनों वीडियोज़ को जरूर देखिएगा, दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक बार मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा। तो ये था दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। मैंने यहाँ पे हर एक चीज़ को अच्छे से विस्तार से कवर करने का प्रयास किया है, आपको पूरा होलिस्टिक 360 पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे देने का मैंने प्रयास किया है। अगर आपको मेरे एफर्ट्स, मेरे हार्डवर्क अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके टिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर्स और जीके टिक्स के ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।